अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री पार्ट वन यानी FSC पार्ट वन, यानी आप इसको कह सकते हैं इंटरमीडिएट पार्ट वन। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंबंशन एनालिसिस की। स्टूडेंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट्स ये कहो कि सर ऐसा टॉपिक बताएं जो चैप्टर वन में से लाजमी आएगा, उसमें से या तो उसमें से लॉन्ग आ जाए सर, या शॉर्ट आ जाए, या MCQs आ जाए, तो वो ये टॉपिक है स्टूडेंट्स। ये कंबंशन एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है, या तो आपको इसमें से लॉन्ग लाजमी आता है, हर साल आता है, शॉर्ट आता है, हर साल आता है। आपको इस वीडियो में बताऊंगा शॉर्ट कौन कौन से आते हैं, और प्लस MCQs भी आपको आते हैं इसमें से। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता। उसकी वजह क्या स्टूडेंट होती है? उसकी वजह ये होती है कि एक तो एक्चुअल में सर नहीं अच्छे से गाइड करते, और कुछ वो इतने मुश्किल वे में गाइड करते हैं, इतने टफ वे में गाइड करते हैं कि स्टूडेंट को समझ नहीं आती। सो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये लेक्चर कंप्लीट होगा, आपको 90 से 95% तक आपके इस टॉपिक के अंदर कोई क्यूरी नहीं रहेगी। सो हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक किया करें, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कंबंशन एनालिसिस। आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि कंबंशन एनालिसिस एक्चुअली में इंपीरिकल फार्मूले का ही एक सब टॉपिक है। इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले का ही एक सब टॉपिक है। हमने मॉलिक्यूलर के जब स्टेप्स पढ़े ना कि इंपीरिकल फार्मूले को हमने कैसे डिटरमाइन करना है, तो उसमें हमने ना फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट ये पढ़ा था। शायद आपको याद हो, मैंने वो वीडियो अपलोड भी की हुई थी, उसको ध्यान से देखिएगा। उसमें आपको ये बताया था कि पहला स्टेप जो होता है इंपीरिकल फार्मूले को डिटरमाइन करने का, निकालने का, वो होता है कि परसेंटेज मालूम करना किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो अगर वो परसेंटेज हम दो तरीके से मालूम कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली या थ्योरेटिकली। एक्सपेरिमेंटली में आपको एक्सपेरिमेंट के जरिए से मालूम कर सकते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट आपसे कौन कौन से थे? एक था कंबंशन एनालिसिस, एक था आपके पास एलिमेंटल एनालिसिस, और एक था रिडाल मेथड। और मैंने कहा था कि आपके जो सब्जेक्ट में सिर्फ मौजूद है वो कंबंशन एनालिसिस है, तो वही आज हम डिस्कस करने लगे हैं। फर्ज करें आपको एक ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है जिसमें आपको परसेंटेज का पता ही नहीं चलता, वो परसेंटेज देता ही नहीं है, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे? कंबंशन एनालिसिस के थ्रू। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो डेफिनेशन है ना, उसमें आपसे वो ये बात डिस्कस करता है। मैं डेफिनेशन कंप्लीट तो नहीं लिखूंगा, मेन मकसद क्या यहाँ पे समझाने का आपको, कि आपको समझ में आए चीज, ठीक है ना। देखो डेफिनेशन में ना, मेरे ख्याल से डेफिनेशन में दो चीजें हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर वन देखो कि डेफिनेशन कंबंशन एनालिसिस क्या होता है। ये हमें डिटरमाइन करके देता है अमाउंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। देखें स्टूडेंट्स, कंबंशन एनालिसिस हमें क्या फाइंड आउट करके देता है? अमाउंट ऑफ एलिमेंट, के कितनी मुकदार में एलिमेंट पाए जाते हैं इन अ कंपाउंड, के किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स कितनी मुकदार में पाए जा रहे हैं। 50% कार्बन पाया जा रहा है, 60% हाइड्रोजन पाया जा रहा है, या 30% ऑक्सीजन पाया जा रहा है, कितनी मुकदार में पाया जा रहा है। और दूसरी चीज जो कि इस डेफिनेशन में आपके बुक के रिलेटेड है, वो कहता है ये जो आपका कंपाउंड है ना, ये आपका कंपाउंड हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। कंपाउंड आपका कौन सा होना चाहिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका कौन सा होता है? इसको मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को OC से लिख लेता हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका होता है जिसमें आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं जैसे ग्लूकोज, सेक्ट्रोज, आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे क्या हैं आपके पास ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो आपने डेफिनेशन में दो चीजों को मद्देनजर रखना है, अपने माइंड में दो चीजों को रखना है डेफिनेशन में, कंबशन एनालिसिस में। नंबर वन क्या, कि जब भी कंबशन एनालिसिस की डेफिनेशन ये हमें बताती है कि अमाउंट ऑफ एलिमेंट किसी भी कंपाउंड के अंदर कितनी कितनी है, और वो जो कंपाउंड है वो तीन चीजों पर मुश्तमिल हो जाए, उसके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। किसका? हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ये तो होगी आपकी डेफिनेशन।
अब मैं आपको डेफिनेशन के बाद बताता हूं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कंबंशन एनालिसिस को, मतलब इस एक्सपेरिमेंट को यूज करने के मकसद क्या हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, हम अब बात करने लगे हैं किसकी, ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स नंबर वन स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स अगर गौर करो ना तो कंबंशन एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करना। जब हम एम्पिरिकल फार्मूला का का आंस हम फाइंड आउट करना चाहें तो उसका पहला स्टेप क्या होता है, उसका पहला स्टेप ये होता है स्टूडेंट्स कि एम्पिरिकल फार्मूले में जब भी आपने उसका फार्मूला का आंस मालूम करना है, एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना है किसी भी कंपाउंड का, तो सबसे पहले उस कंपाउंड की आपको उस कंपाउंड में मौजूद जो डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो आपके पास कितनी कितनी परसेंटेज में है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि कंबंशन एनालिसिस जो है वो नंबर वन, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, मेन, आप इसको मेन ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। सेकंड ऑब्जेक्टिव इसका देखें, इंपिरिकल फार्मूला। थर्ड ऑब्जेक्टिव इसका देखें स्टूडेंट्स, मोलेकुलर फार्मूला, यानी इसको आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हो। इसका मतलब आप स्टूडेंट्स ने क्या सीखा अभी तक कि कंबंशन एनालिसिस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकासद हैं इसको यूज करने के, नंबर वन, एक तो परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करना किसी भी एलिमेंट्स की, कि वो एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में कितनी कितनी मकदार में पाया जा रहा है। नंबर दो, आपके पास इंपिरिकल फार्मूला क्या आएगा। नंबर थ्री, आपके पास मोलेकुलर फार्मूला यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास क्या आएगा। अब स्टूडेंट सुनिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज पूछा जाता है, चाहे आप पंजाब या सिंध या किसी भी बोर्ड से लिंक हो, तो वो आपके एमसीक्यूज ये पूछता है, आपसे एमसीक्यूज ये पूछा जाता है कि स्टूडेंट्स, जो जो आपका कंबंशन एनालिसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन, नंबर वन, परसेंटेज कंपोजिशन, नंबर दो, इंपिरिकल फार्मूला, नंबर तीन, मोलेकुलर फार्मूला, नंबर चार, ऑल ऑफ दीज। तो आपने टिक करना है ऑल ऑफ दीज पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने माइंड से बात निकाल दें। कोई भी आपको ये चीज बताता है कि कंबंशन एनालिसिस जो है वो तो सिर्फ परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करके देता है, नहीं स्टूडेंट्स, वो इंपिरिकल फार्मूला भी निकाल के देता है। फर्ज करो इंपिरिकल फार्मूला निकालना है, तो अगर पहले स्टेप में हमें परसेंटेज कंपोजिशन ही नहीं मालूम, तो आप क्या सेकंड और थर्ड या फोर्थ स्टेप कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी तरह मोलेकुलर फार्मूला में भी अगर परसेंटेज कंपोजिशन आपके पास नहीं है किसी भी कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स की, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप कभी भी उसका मोलेकुलर फार्मूला भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कंबंशन प्रोसेस की। अब देखो स्टूडेंट्स, एक बात को याद रखिएगा, कंबंशन प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या क्या मतलब, इसमें पहले तो मेन चीज, फिर हम प्रोसीजर की डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखिए कंबंशन जो प्रोसेस है वो क्या है, कहता है जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जब ध्यान से मेरी लाइन को समझिएगा, मैं उर्दू में बता रहा हूं, जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया जाता है, जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया जाता है, और उस अमल को हम क्या कहते हैं, कंबंशन प्रोसेस। और ये नंबर वन इसमें बात होगी। नंबर दो, जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है, तो उसके जलने के अमल के दौरान जो भी आपके पास जलने के अमल के अंदर जो भी आपके पास चीजें बन के आ रही हैं, जो प्रोडक्ट्स बन के आ रही हैं, उसमें एटलीस्ट एक प्रोडक्ट्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। मेरी बात को समझे हैं, चाहे आपके पास तीन प्रोडक्ट्स बन के आ रही हैं, चाहे चार प्रोडक्ट्स बन के आ रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उस प्रोसेस में लाजमी बनने चाहिए, अदरवाइज हम उसको कंबंशन प्रोसेस नहीं करेंगे। तो हमने दो चीजें सीखी। नंबर वन स्टूडेंट, हमें क्या सीखा कंबंशन प्रोसेस में, कि कंबंशन प्रोसेस क्या है, टू बर्न द ऑर्गेनिक OC ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दी प्रीसेंस, प्रीसेंस कहते हैं मौजूदगी को, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये नंबर वन आपने चीज सीखी। नंबर दो आपने क्या चीज सीखी,
आफ्टर बर्निंग, जलने के बाद, एट लीस्ट वन प्रोडक्ट शुड बी CO2, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड हम कहते हैं। इन चीजों को नोट डाउन कीजिएगा। जैसे मैं ये काम कर रहा हूं, आपने पेपर में इसी तरह लॉन्ग लिख के आना है। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर कंबंशन प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंबंशन प्रोसेस में दो चीजें आपने सीखी हैं। क्या? कंबंशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं, जलाते हैं। ठीक है, वो आगे प्रोसीजर में आपको बताता हूं कैसे बर्न करेंगे। फिर उसके बाद उसके अमल में बनने वाली जो चीजें हैं ना, उनमें एक चीज आपके पास जो बन के आनी चाहिए मस्ट, वो आपके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद क्या डिस्कस करते हैं। इसके बाद आपका ये ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसी तरतीब से रखना है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा हमारे पास पॉइंट कंबंशन कंबस्टन प्रोसीजर। अब देखो कंबंशन प्रोसीजर, अब ये मैंने पिक्चर बनाई हुई है, आपकी बुक में भी बनी हुई है, आपने उस बुक से भी देख लेनी है। और पिक्चर मस्ट है, याद रखें, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए पिक्चर आपने मस्ट बना के आनी है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना है। अब ये आपके पास जो सबसे पहला आपके पास शो हो रही है, ये आपके पास ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन स्टूडेंट्स, ये एक्सटर्नल ऑक्सीजन है, मतलब ये वो ऑक्सीजन नहीं है जो किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन कौन सी है? ये ऑक्सीजन आपकी एक्सटर्नल ऑक्सीजन है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आप कंबंशन एनालिसिस करेंगे, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं मौजूद, तो याद रखिएगा उसका आप कभी भी कंबंशन एनालिसिस नहीं कर सकते, उसके ऊपर कंबंशन एनालिसिस फिट ही नहीं होता। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपने ऑक्सीजन ली, ये पहली ट्यूब आपको नजर आ रही है, मैंने CO2 लिखा, ये कंबंशन ट्यूब हम इसको कहेंगे। अच्छा, ये ट्यूब ना एक्चुअल में ये फिट होती है, ये ट्यूब जो जुड़ी होती है ना, ये एक बर्नर से जुड़ी होती है। और उस बर्नर के नीचे ना आपको एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। जैसे ही ना स्टूडेंट, चले पहले मैंने पार्ट्स का डिस्कशन कर लेते, फिर आपको बताता हूँ। मतलब कंबंशन ट्यूब के बाद आपको जो आगे फर्स्ट कंटेनर ये शो हो रहा है ना, इसमें क्या होता है, इसमें इसमें हमने मैग्नीशियम पर क्लोराइड हमने लिया होता है, मतलब MgClO4 ये हमने लिया होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट वाले कंटेनर में हमने क्या लिया होता है, हमने 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि 50% KOH। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये मैंने डिस्कस कर लिया ओवरऑल पार्ट। अब सबसे पहले क्या करेंगे, कंबंशन एनालिसिस की मदद से परसेंटेज मालूम करनी है हमने, किसकी? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। क्योंकि हमने अभी ये डिस्कस किया कि हम जब भी परसेंटेज मालूम करेंगे, हम हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड की परसेंटेज मालूम करेंगे। और आपने डेफिनेशन भी सीखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखो, जैसी ऑक्सीजन यहां से ट्यूब के अंदर हम भेजेंगे, तो ट्यूब जो एक्चुअल में एक जुड़ी हुई है, किससे? बर्नर से जुड़ी हुई है, फ्लास्क से जुड़ी हुई है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और जैसे ही ऑक्सीजन को हम अंदर फेंकेंगे, टेम्परेचर को राइज करेंगे ना, तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, अब जलने का अमल शुरू हो जाएगा, बर्निंग का अमल शुरू हो जाएगा, जो कि हमने कंबशन प्रोसेस में भी हमने सीखा कि हमने क्या करना है। इसके अंदर हमने जो हमारे पास कंबंशन ट्यूब है, इसके अंदर हमने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेना है। वो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जरूर होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हमने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ऑक्सीजन को अंदर फेंका। जैसे हम ऑक्सीजन को अंदर फेंकेंगे, टेम्परेचर को करेंगे स्पीड से बढ़ाएंगे टेम्परेचर को। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, वो ऑक्सीजन की मदद से वो जो है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो टूटना शुरू हो जाएगा, वो बर्न होना शुरू हो जाएगा, जलने का अमल होगा। अब याद रखिएगा, जैसे वो जलेगा ना, तो वो जो जब जलेगा ना, तो आपके पास यहाँ पे ये जो आपके पास कंबंशन ट्यूब है, इसमें आपने एक चीज नोट डाउन करनी है। वो क्या है? वो आपने नोट डाउन करना है, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां पे हमें प्रोसीजर में एक चीज हमें क्या मिली, आपको प्रोसीजर में तीन चीजें मिलेंगी स्टूडेंट्स। तो नंबर वन हमें चीज क्या मिली प्रोसीजर में? मैस
ऑफ ओसी यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मैस है ना वो आपने नोट कर लेना है। जैसे ही हम ऑक्सीजन को अंदर फेंक के उसको बर्न करेंगे। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद जैसे ही बर्न करेंगे ना तो स्टूडेंट्स हमें ना प्रोडक्ट्स मिलेंगी, ठीक है ना। हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगी उसमें हमने डिस्कस ये किया था कि एक प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगी। नंबर 1 मिलेगा हमें वाटर, नंबर 2 में हमें मिलेगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका मतलब CO2 हमें मिल गया, इसका मतलब ये कंबंशन का प्रोसेस है ये अप्लाई एप्लीकेबल है, कंबंशन का प्रोसेस बिल्कुल ठीक जा रहा है। वाटर मिले चाहे जो कुछ और मिले, हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड से लिंक था कि हम ये कहते थे कंबंशन का प्रोसेस तब फिट होगा जब हमें एटलीस्ट एक प्रोडक्ट जो है वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, मैंने जिस कंटेनर में ये जो मैंने पहला कंटेनर लिया जिसमें मैंने MgClO4 मैग्नीशियम पर क्लोराइड मैंने लिया। अब इस कंटेनर में क्या आ गया, वाटर। इस कंटेनर में चला गया वाटर। जैसे ये बर्न का अमल हुआ तो वाटर क्या करेगा, MgClO4 मैग्नीशियम पर क्लोराइड क्या करेगा, वो इस सारे वाटर को स्टूडेंट्स अब्जॉर्ब करेगा। इस सारे वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जज़ब करेगा अपने अंदर। क्यों हमने जज़ब क्यों वाटर को करवाना है स्टूडेंट्स, बात को समझो। हमें क्योंकि एक परसेंटेज चाहिए किसकी, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की चाहिए। तो हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा कंटेनर लेना है, कंटेनर में एक ऐसी हमने एलिमेंट या हमने एक ऐसी चीज लेनी है जो वाटर को अब्जॉर्ब कर पाए। तो MgClO4 क्या है, ये वाटर को अब्जॉर्ब करने का सबसे बेस्ट तरीका है। देखो MgClO4 मैग्नीशियम पर क्लोराइड है, ये नाम सारे को याद रखिएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं, मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड पर क्लोराइड मैंने लिया है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये बात को अपने आप में अंडरस्टैंड करना है। ये MCQs भी आपको ऐसे पूछता है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि MCQs में ये आपसे पूछता है कि आपने जब वाटर को अब्जॉर्ब करवाया तो उसके लिए आपने किस चीज को यूज किया, मैग्नीशियम क्लोराइड को कि मैग्नीशियम पर क्लोराइड को। तो आपने कहना है मैग्नीशियम पर क्लोराइड को, MgClO4, ये भी नाम याद रखना आपने, ठीक है, फॉर्मूला भी। अब देखो स्टूडेंट, जैसे ही वो जज़ब कर लेगा इसको वाटर को, तो फर्ज करो अगर मैंने MgClO4 मैग्नीशियम पर क्लोराइड मैंने 2 ग्राम लिया था। जब वाटर अब्जॉर्ब करेगा क्या उसकी वजन में इजाफा होगा कि कमी होगी, इजाफा होगा। फर्ज करो वो वाटर का जो वजन था वो 0.5 था, तो ओवरऑल वजन फिर वाटर का कितना हो गया, ओवरऑल मैस वाटर का कितना हो गया, वो हो गया 2.5। ओके, क्योंकि पहले मौजूद थी वो पीछे मैंने 2 ग्राम वो भी तो लिया ना मैग्नीशियम पर क्लोराइड। तो सेकंड चीज आपने यहां से क्या फाइंड आउट करनी है, सेकंड चीज जो आपने यहां से फाइंड आउट की वो आपने फाइंड आउट की मैस ऑफ वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैस ऑफ वाटर। अब क्या हुआ, अब हम सेकंड कंटेनर की तरफ गए। सेकंड कंटेनर में क्या था, सेकंड कंटेनर में था 50%। सेकंड कंटेनर में क्या था, सेकंड कंटेनर में था 50% KOH, मतलब K मींस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसने क्या करना है, इसने CO2 को, जो CO2 थी ना कार्बन हाइड्रोक्साइड, इसने उसको अपने अंदर जज़ब करना है। अब एक बात को सुनो स्टूडेंट्स, नंबर 1 हमने 50% KOH क्यों लिया, हमने 100% क्यों नहीं लिया, या 70% क्यों नहीं लिया, या 60% क्यों नहीं लिया, 50% ही लिया। नंबर 1 ये आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। नंबर 2 क्या आएगा कि हमने KOH को कार्बन डाइऑक्साइड के को जज्ब करने के लिए क्यों लिया, हमने वाटर के लिए क्यों नहीं लिया। और नंबर 3 पे आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि इस कंटेनर को हमने MgClO4 की जगह क्यों नहीं प्लेस किया है, इसको हमने एंड पे क्यों प्लेस किया। ये 3 किस्म के क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, आपने 50% क्यों लिया। अगर तो आप 100% ले लो या 50 से अबव ले लो या 100% ले लो ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये इतना पावरफुल है ना, ये पानी को भी अपने अंदर जज़ब कर लेगा। ठीक है, तो आपके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस वजह से हमने इसको 50% लिया। ये बहुत पावरफुल होता है। हमने उसको डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करके उसकी 50% हमने मुकदार जो है वो निकाल ली, किसकी, KOL की, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड की। ओके, इस वजह से हमने 50% लिया। सेकंड नंबर पे आपसे ये डिस्कस किया था कि सेकंड नंबर पे ये जो हाइड्रोक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों
क्यों जज़ब करने के लिए लिया, वाटर को क्यों जज़ब करने के लिए के लिए नहीं लिया, सही है। अब स्टूडेंट समझो, जो है ना आपके पास 50% KOH ये कार्बन डाइऑक्साइड को ही जज़ब करता है, ये बहुत पावरफुल है। हाँ, जज़ब तो ये वाटर को भी करता है, लेकिन हम क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब और कोई चीज़ नहीं कर सकती, इस वजह से हमने हाइड्रो ऑक्साइड को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हमने कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करने के लिए लिया है, सही है। ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। नंबर थर्ड पे आपके पास जो क्वेश्चन आया कि ये हमने पहले क्यों नहीं प्लेस किया, MgClO4 की जगह हमने मैग्नीशियम परक्लोराइड की जगह हमने क्यों नहीं इस कंटेनर को रखा है, इसको एंड पे क्यों रखा है। इसको अगर आप मैग्नीशियम परक्लोराइड की जगह रखते हैं ना, तो ये इतना पावरफुल है, जिसने क्या करना था, इसने वाटर को भी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेना था, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेना था, ठीक है, जज़ब कर लेना था। इस वजह से हमने इसको लास्ट पे प्लेस किया। तो यहां से जब वो जहां से जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज्ब करेगा, तो फर्ज करो कार्बन जो हमने लिया KOH, वो हमने 1% 1 ग्राम बस लिया, तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज़ब करेगा, फर्ज करो कार्बन डाइऑक्साइड थी 0.5, तो जब जज़ब करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअल में वो कितना मास उसका बन जाएगा, उसका मैस बन जाएगा स्टूडेंट, उसका 1.5 बन जाएगा। तो थर्ड चीज यहां से हमने क्या डिटरमाइन की, हमने डिटरमाइन किया थर्ड चीज को, वो है मैस ऑफ CO2। अब स्टूडेंट्स ये आपका अमल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां से आपको परसेंटेज मिल जाएगी किसकी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। अब आपने जब पेपर में इसको लिखना है, इस अमल को लिखना है, तो याद रखिएगा कंबंशन प्रोसीजर में आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं लाजमी। आपने कहना है कंबंशन प्रोसीजर में हमने 3 चीजों को फाइंड आउट करना है इस पूरे प्रोसीजर में। नंबर 1 मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैस ऑफ वाटर, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखो, अब आपने क्या करना है, आपने फाइंड आउट क्या करना था, आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कार्बन की, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है हाइड्रोजन की, और परसेंटेज आपने फाइंड करनी है ऑक्सीजन की। ये सारे प्रोसेस के बाद, ऐसा ही है स्टूडेंट्स। अब हम उस परसेंटेज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फार्मूले हैं, मैंने फार्मूले लिख लिए हैं, एंड पे आपको वीडियो पॉज कर दूंगा, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, और शुरू से लेकर एंड तक आपको एक फुल फ्लैज ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, जब आपने परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मैस ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मैस लेना है, बटे में लिखना है मैस ऑफ COC, OC मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपने पूरा नेम यूज करना है, फिर मल्टीप्लाई कर दरमियान में साइन डालोगे, लिखोगे 12/44 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो ये जो मैस ऑफ CO2 है, ये जो मैस ऑफ CO2 है और ओवर मैस ऑफ आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये तो आपको इस प्रोसेस की मदद से आएगा, ओके ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय 12/44 क्या है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर ये 12/44 कहां से आया। अब ये देखो 12, सर हम तो मालूम कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, आपने ये कहां से ले लिया 12, ठीक है। तो आपने अगर सर 12 कार्बन का लिया है, तो सर ये आपने फिर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने क्यों लिखा। तो स्टूडेंट एक बात याद रखो, हमने पहले भी डिस्कस ये किया था, अगर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मौजूद हो, ये देखना जरा ध्यान से, अगर कार्बन डाइऑक्साइड में लूं, मैं लेता हूं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन, तो स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन होता है ना, वो आपके पास कितना होता है, वो आपके पास 12 होता है, कार्बन का जो मैस है वो 12 है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वजह से मैंने 12 लिया, और ओवर ओवर 44 मैंने क्यों लिया। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है, वो आपके पास कितनी, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलेकुलर मास है वो आपके पास कितना है, मैस जो है वो कितना है, वो है 32। अब ये आपके पास है 32 में जब आप प्लस करोगे 12, तो वो आपके पास क्या आएगा 44, इस वजह से आपने 44 को नीचे ले लिया, 12 को आपने ऊपर ले लिया, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ये आपके पास परसेंटेज किसकी आ जाएगी, कार्बन की। अब स्टूडेंट्स परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम करनी है, तो मैस ऑफ वाटर H2O ऊपर रखना है, और बटे में करना है मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मल्टीप्लाई आपने करना है 2.016 ओवर 18। अब देखो स्टूडेंट,
आप किसकी परसेंटेज मालूम कर रहे हो? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम करनी है तो हाइड्रोजन की परसेंटेज वाटर से निकलेगी, ठीक है, क्योंकि वाटर के अंदर ही तो हाइड्रोजन पाई जाती है, H2O, ठीक है। अब देखो, वाटर के अंदर अगर पाई जाती है हाइड्रोजन, तो ये 2.01 स्टूडेंट्स कहते हैं ये कहां से आ गया? अगर मैं कहता हूं मेरे पास हाइड्रोजन, अब ये है H2O, तो H2O में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 2 हाइड्रोजन नहीं होते, तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर, एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना आपके पास होता है? वो आपके पास होता है 1.008। अगर 1.008 में फिर आप प्लस करो 1.008, तो वो आपके पास आता है 2.016, ठीक है। ये ऐसे आया क्योंकि ये हमने क्यों जमा करना है? क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास, वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब उसके बाद बटा, बटे के अंदर आपके पास, आपको स्टूडेंट्स पता है क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपके पास, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहा हूं, वाटर का जो आपके पास मैस है वो कितना है आपके पास? वाटर का मैस वो है आपके पास 18, इसलिए मैंने 18 को नीचे लिया, 2.016 को ऊपर लिया, मल्टीप्लाई 100 करूंगा तो ये मेरी हाइड्रोजन की निकल आएगी। अब स्टूडेंट्स सुनो, ऑक्सीजन की आपने परसेंटेज कैसे मालूम करनी है? ऑक्सीजन की परसेंटेज कभी भी इस प्रोसेस के थ्रू नहीं आती, कंबंशन एनालिसिस या कंबंशन प्रोसीजर के थ्रू कभी भी ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं आती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक तो हम ऑक्सीजन इसके अंदर मौजूद होती है, ठीक है, और एक हम एक्सटर्नली तौर पे ऑक्सीजन को जब बर्न करते हैं तो वो एक्सटर्नल जो ऑक्सीजन होती है उसका हमें कुछ आइडिया नहीं होता कि वो कितनी मकदार में पाई जाती है। इस वजह से हम उसकी परसेंटेज डायरेक्ट इस प्रोसीजर से नहीं मालूम कर सकते। तो अगर हम डायरेक्ट नहीं मालूम कर सकते तो कोई ना कोई तो तरीका होगा जिसकी वजह से हमें परसेंटेज तो हमें निकालनी पड़ेगी लाजमी, वरना तो हमारा कंबंशन एनालिसिस तो इनकम्प्लीट होगा। तो परसेंटेज कैसे लिखो करोगे आप? डिफरेंस मेथड को यूज करोगे। डिफरेंस मेथड की क्या मतलब है? ये देखो, डिफरेंस मेथड। अब डिफरेंस मेथड का क्या मतलब है? आपने परसेंटेज किसकी मालूम करनी है स्टूडेंट्स? ये देखो, परसेंटेज आपने मालूम करनी है ऑक्सीजन की। तो आप कैसे मालूम करोगे? अगर आपके पास कार्बन की परसेंटेज मालूम हो, वो फर्ज कर लेते हैं हम 20 है हमारे पास, और हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज है 50, तो अगर इन दोनों को हम जमा करें तो वो हमारे पास आती है 70%। और 100 में से अगर हम 100% में से माइनस करें 70%, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पीछे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बचेगी वो हमारे पास कितनी होगी? 30%। आप इस तरह मालूम करोगे। कहने का मतलब क्या है? जब भी आपके क्वेश्चन में कार्बन की परसेंटेज निकल आए, हाइड्रोजन की परसेंटेज निकल आए, दोनों को जमा कीजिएगा, जमा करने के बाद 100% से उसको माइनस कर दीजिएगा, जो पीछे बचेगी वो आपकी परसेंटेज किसकी होगी? ऑक्सीजन की होगी। अब स्टूडेंट्स आपको ये एंड पे ये बता देते हैं कि इस पेपर में आपको, पेपर में एक तो ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग पूछता है, इसमें एमसीक्यूज क्या आ जाते हैं, मैंने पहले आपसे जिक्र किया था। एमसीक्यूज आपको वो ये पूछ लेता है कि जो कंबंशन एनालिसिस है उसकी मदद से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? परसेंटेज, कंपोजिशन, मोलेकुलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, या ऑल ऑफ दीज? तो आपने टिक लगाना है ऑल ऑफ दीज। इसके अलावा जो हमें शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछ लेता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन हमें ये पूछ लेता है, या एमसीक्यूज में सॉरी वो ये पूछ लेता है आपके पास कि जो वाटर है, वाटर को ऑब्जॉर्व करने के लिए कंबंशन प्रोसेस में हम क्या यूज करते हैं? तो आपने कहना है मैग्नीशियम पर क्लोराइड, MgClO4। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो जो थर्ड एमसीक्यूज आपसे अक्सर पूछता है, वो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप क्या यूज करते हो कंबंशन प्रोसेस में? आप यूज क्या करते हो? पर 50% KOH, नॉट 60 70 या 100, 50% KOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब एक आपसे जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है वो ये अक्सर ये आपसे पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन कि हम डायरेक्टली क्यों नहीं कंबंशन प्रोसेस की मदद से हाइड्रो ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम कर सकते? आपने वहां पे ये लिखना है क्योंकि कंबंशन प्रोसेस में हम एक्सटर्नल ऑक्सीजन को भी लेते हैं, उस प्रोसेस में इंक्लूड करते हैं, और उस एक्सटर्नल ऑक्सीजन की हमें वैल्यू का आइडिया नहीं होता, अमाउंट का आइडिया नहीं होता, मकदार का आइडिया नहीं होता, जिसकी वजह से हम उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी मकदार में उस प्रोसेस में पाई जाती है हमें नहीं पता चलता। इस वजह से हम जब भी कंबंशन प्रोसेस में ऑक्सीजन डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते। इसमें जब भी हमें कंबंशन प्रोसेस में हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करनी है तो हमने डिफरेंस लेना है किसका? 100% से डिफरेंस लेना है कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को प्लस करके 100 में से माइनस करके जो बाकी हमारे पास बचेगी वो हमारी ऑक्सीजन की क्या होगी? परसेंटेज होगी। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक फुल फ्लेज न्यूमेरिकल सोल्व करके बताया जाएगा ताकि आपको ये
जो आपका ये कंसेप्ट है ये मजीद स्ट्रॉन्ग हो सके। वीडियो अच्छी लगी तो स्टूडेंट्स लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।